क्यों कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरे शेरों। आज कुछ ऐसे ही मतलब बेसिक्स हैं, बट उसको मैं थोड़ा मैनर्ड वे में डिलीवर करना चाहता हूं और आप तक एक अच्छी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर आप देखो तो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? स्क्रीन पे लिखा हुआ है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। किसी भी एटम का जो साइंस में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होता है? तो देख लीजिए, वो ऐसे होता है Z E X। मान लो ऐसे कोई चीज लिखी हुई है, ठीक है, तो ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखा रहेगा। जैसे मान लीजिए कहीं सोडियम लिखा हुआ है तो लिखा होगा 11 Na23। कहीं ऑक्सीजन लिखा होगा तो क्या लिखा होगा 8O16। प्यारे बच्चों, इनमें अगर आप थोड़ा सा और अंदर जाते हैं तो आपको पता लगेगा कि जो एटम के सामने नीचे की तरफ लिखा हुआ होता है लेफ्ट हैंड पे, वो होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं बच्चों, उसे ही क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर बोला जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे और अगर हम देखें, ये जो टॉप पे लिखा हुआ है पावर के रूप में, उसे बोलते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। मास नंबर जो हमेशा P+N किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या होता है, इसके बराबर होते हैं। प्यारे बच्चों, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इसे न्यूक्लियॉन्स के भी नाम से जाना जाता है। अगर तुमसे बोले कि सोडियम के पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, तो आपको जवाब देना होगा 23। अगर आपसे बोले कि ऑक्सीजन के पास न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा 16। ये एक बेसिक सी बात है, बिल्कुल छोटे स्तर की। अब बच्चों जरा देखें, पॉइंट नंबर 1 बना के मैंने लिख रखा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मास ऑफ एटम इज, ये नेग्लिजिबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज नेग्लिजिबल, ठीक है। यानी कि जब हम किसी भी एटम का मास जानना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम होता है। अब हम इसके बारे में कुछ मैथमेटिकल और साइंटिफिक बात करेंगे। जैसे बच्चों, अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर। सिमिलर टाइम पे अगर मैं आपसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम के बराबर होता है। अब बच्चों, मैथ में जो रेशियो होता है ना, वो हमें एक हिडन मैसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। पूछो क्या? तो मैं बता दूं। देखो, जैसे अगर कहीं आपने मान लीजिए आपने बोला कि कोई एक आदमी है X, उसका वजन है 100 किलोग्राम, और कोई दूसरा आदमी है Y, उसका वजन है 50 किलोग्राम। तो दो तरह से मैं एक ही बात को पूछ सकता हूं। पहला कि X Y से कितने गुना भारी है, मीन्स कि द वेट ऑफ X इज हाउ मेनी टाइम ग्रेटर देन द वेट ऑफ Y। या इसी बात को मैं दूसरे तरीके से भी पूछ सकता हूं कि Y X की तुलना में कितने गुना हल्का है। The weight of Y is how many times lesser than relative to the weight of X। तो ये दोनों बातों को जवाब अगर निकालना है आपको, तो मैथ में जो फ्रैक्शन है वही जवाब देगा। देखो, आप ऐसे तो देख लोगे भाई ये 150 का 2 गुना है, बोल दोगे 2 गुना भारी हो, तो आया कैसे जरा देखो। अगर मैं x डिवाइडेड बाई y कर दूं, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जब क्वेश्चन में यूज करना पड़ता है बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए मैं तो उसे बताऊंगा। यानी कि जैसे ही मैंने बड़ी वाली वैल्यू को छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड किया, तुरंत मेरे पास फट से इंफॉर्मेशन आ गया 2। यानी ये मुझे बताता है रेशियो कि न्यूमरेटर इज हाउ मेनी टाइम ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। कोई भी मैथमेटिकल रेशियो हमको ये इन्फॉर्म करता है कि न्यूमरेटर इज हाउ मेनी टाइम ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। यहां से पता लग गया कि जो x है वो y से 2 गुना भारी है। इसका मतलब मैंने सीखा कि जब भी मुझे पूरे फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री में ये पता लगाना हो कि कोई एक वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के कंपेयर में
कितनी गुना बड़ी है या कितने गुना छोटी है, तो उसका सिंपल सा तरीका है आप बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दें। अगर मुझे यहां पे जानना है कि मास ऑफ प्रोटॉन यह लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, यानी कि अगर मुझे जानना हो कि मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में कितने गुना भारी हैं, तो मैं बहुत इजीली जान सकता हूं। मैं मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन को डिवाइड कर दूंगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो 1.67 into 10 raised to the power minus 27 किलोग्राम is divided by 9.1 into 10 raised to the power minus 31 किलोग्राम, ये लगभग 1837 टाइम के आसपास आता है। अब प्यारे बच्चों, ये क्या बता रहा है मुझे? ये रेशियो मुझे बता रहा है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में थोड़ा मोड़ा नहीं, 1837 टाइम बड़े हैं। यानी कि एक प्रोटॉन 1837 इलेक्ट्रॉनों के बराबर ताकत रखता है। इससे ये बात पता लग जाती है क्या? इससे ये बात पता लग जाती है कि आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ प्रोटॉन और वी आर टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोथ आर मच मोर ग्रेटर देन द मास ऑफ electron. So we can say that in whole chemistry, during the calculation of mass of any species, any atom, any molecule, we will not consider the mass of electron because it is very lesser than relative to the mass of proton and mass of neutron. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया होगा। अब आप देसी भाषा का इस्तेमाल करिए, ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ नहीं करना है। देसी भाषा कहती है कि अब हम जब तक फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक किसी भी एटम का मास निकालते समय इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करेंगे। नोट बना करके लिख दीजिएगा कि अब हम जब तक केमिस्ट्री, चाहे तो फिजिक्स भी लिख लो, पढ़ेंगे तब तक मास निकालते टाइम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे, ध्यान रहिए बात, कंसीडर नहीं करेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमने यहां पे क्या किया बच्चों? कलेक्ट किया। अगर ये इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया तो फिर ये तो आप समझ लीजिए कि ये काफी काम की बात है। अब सरकारों, थोड़ा और आगे चलते हैं और बातों को थोड़ा और मैनर्ड वे में धीरे धीरे करके आपको सिखाते और समझाते हैं। बच्चों, अगर हम लोग देखें तो हमें जानना है कि किसी एक एटम का जो मास होता है वो किसकी वजह से होता है। तो प्यारे बच्चों, जो मास है वो हमेशा याद रखना, एटॉमिक मास जो होता है बच्चों, सीधे फॉर्मूला देता, आपको प्रूफ कर दूंगा जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। तो जब भी आपको किसी चीज का एटॉमिक मास पूछे तो कभी भी P+N ना बोलें। एक्चुअली P+N जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, और जब कभी आपसे एटॉमिक मास पूछे ना तो ये गलत है। आप हमेशा बोलें P+N into AMU, दिस इज द एटॉमिक मास। दोनों में बहुत डिफरेंस है। AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, और जो 1 AMU है बच्चों वो हमेशा एक प्रोटॉन के मास यानी 1.67 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम के बराबर होता है। इसका मतलब कि अभी ज़्यादातर क्या किसी से भी पूछ लो तो वही जवाब देगा। आप पूछो सोडियम का एटॉमिक मास तो आदमी फट से बोल देगा 23। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास बिकॉज इट इज यूनिटलेस। और अगर आपसे कोई पूछता है सोडियम का एटॉमिक मास और आप जवाब देते हैं 23 AMU, दिस इज द राइट आंसर। तो एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम और मल्टीप्लाइड बाई AMU होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें। एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड
रिलेटिव एटॉमिक मास, इट इज नॉट एटॉमिक मास, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जस्ट इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एसोसिएटेड विथ एनी एटम, और एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई ए अब यू। मेरे प्यारे सरकारों, धीरे से आगे चलते हैं। कहता है कि नोट पॉइंट है ये, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन इंडिपेंडेंट एटम is independent from the charge of atom। ये बात बहुत काम की है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक सोडियम है, ठीक है, और मान लीजिए हमारे पास एक सोडियम प्लस है। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन माइनस है और एक ऑक्सीजन -2 है। जरा इन्हें गौर से देखें। है तो बहुत बेसिक बात, बट क्या आजकल मुझे भरोसा नहीं रहा है बच्चों के ऊपर। मतलब मुझे उनको लगता है उनको यार एकदम शुरू से उठाओ, क्योंकि एक बल्क में जब बच्चा किसी चीज़ को सुनता या देखता है तो उसे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें चीज़ें फट से समझ में आ जाती हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें थोड़ा एफर्ट लेना पड़ता है। तो मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, लेक्चर के लेवल को धीरे धीरे उठाऊंगा भी, बट मैं सब बेसिक बातों को भी समअप करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, चलो सब में गिन लेते हैं, केवल सोडियम ही क्यों, सब में गिन लेते हैं। प्यारे बच्चों, सोडियम के पास अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर, आपको 1 से 30 तक का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। वैसे मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको 1 से 118, 120 तक सभी एलिमेंटों का एटॉमिक नंबर निकाला कैसे जाए, आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि याद कैसे किया जाए, मैं बोल रहा हूँ निकाला कैसे जाए, मैंने सिखा रखा है। और जल्दी ही एक नई सीरीज सोच रहा हूँ लॉन्च करूँगा पीरियोडिक टेबल पे, जो बहुत ही इफेक्टिव होगा। बहुत इफेक्टिव मतलब अकेले मैच करा दूंगा, उसमें से 15-20 नंबर नीट के लिए और लगभग 8 नंबर तो मैच ही करा देंगे, 8 से 12 नंबर जेई के लिए। कैसे? क्योंकि पूरे के पूरे इनऑर्गेनिक की फिजिकल प्रॉपर्टी कवर कर देंगे बहुत मैनर्ड वे में। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पता लगता है इसके पास 11 प्रोटॉन है, तो इसके पास भी प्रोटॉन तो 11 ही होगा ना। क्यों ये भी समझा देता हूं। देखो, किसी चीज पे जब चार्ज आता है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ध्यानपूर्वक देखना। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा, तभी तो उस पर +1 चार्ज आया होगा। +1 चार्ज का मतलब ये भी नहीं होता है +1 चार्ज। +1 का चार्ज का मतलब होता है कि सोडियम कैटायन हैज ग्रेटर चार्ज इक्वल टू 1 प्रोटॉन, यानी कि सोडियम कैटायन के पास 1 प्रोटॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज है। मीन सोडियम कैटायन हैज एक्स्ट्रा चार्ज which is exactly equals to the 1 प्रोटॉन। देखो, तो +1 का मतलब +1 चार्ज नहीं होता है, 1 प्रोटॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज होता है। देखो, यहाँ पे प्रोटॉन है 11, इलेक्ट्रॉन है 11, न्यूट्रॉन है 12। इसको सेंटा नहीं बताता है, 30 तक के एलिमेंट का जब हम साइंस पढ़ते हैं तो याद रखना पड़ता है हमको। प्यारे बच्चों, आगे चलेंगे और बोलेंगे, अब देखो हमने निकाला इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन तो कम हो नहीं जाएगा भाई। अगर आपके पास एक झोले में कोई चीज़ है, तो मान लो कि उसमें जो है 4 बॉल हैं और जो है 8-10 चाबियां हैं और मान लो 5-6 फ़ोन है, तो अगर तुम फ़ोन निकालोगे तो चाबी थोड़ी कम हो जाएगी, फ़ोन कम होगा ना उस झोले के अंदर या उस बॉक्स के अंदर, दैट्स इट। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो प्रोटॉन तो कम हो नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, यानी 10 इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 12 न्यूट्रॉन। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर गया तभी तो चार्ज आया। किसी भी चीज पे चार्ज के लिए जिम्मेदार पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही है, याद रख लेना। जैसे अगर मैं बात करूं क्लोरीन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और खुद को Cl- में कन्वर्ट कर लिया। तो प्यारे बच्चों, इसके पास जरा देखो 17 प्रोटॉन और 17 प्रोटॉन है, बाकी 17 इलेक्ट्रॉन है, और 35 के पास होता है तो लगभग 35 - 17 कर दोगे, 35 - 17 कर दोगे तो 17 3 20 और 10 3 13, 13 5 18 के आसपास इसमें न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब जरा देखो, यहाँ पर आओगे तो 17 प्रोटॉन और लगभग 18 न्यूट्रॉन ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना हो जाएगा, 16। यहाँ से एक बात समझ में आई बच्चों कि चाहे किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो और चाहे किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा हो, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर,
रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इज इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करा दिया जाए तो उसके पास नेगेटिव का 1 चार्ज आता है, जिसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज। और अगर किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो उस पर +1 चार्ज आता है, जिसका मतलब होता है एक प्रोटॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज। यहां से हमने देखा कि चाहे कहीं पॉजिटिव चार्ज हो या कहीं नेगेटिव चार्ज हो, एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के निकल जाने या इलेक्ट्रॉन के इंसर्ट कर लेने की वजह से कोई भी स्पीसीज, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी स्पीसीज जब चार्ज्ड होती है, जब उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है, तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर? रिस्पॉन्सिबल फैक्टर या रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल इज द इलेक्ट्रॉन। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी प्रोटॉन 11 ही होगा और यहाँ प्रोटॉन 8 होगा, यहाँ 8, क्योंकि चार्ज आने से प्रोटॉन में तो कोई बदलाव होगा नहीं। यहाँ पे न्यूट्रॉन 12 होगा, यहाँ पे भी 12, यहाँ 8। बट बच्चों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 11 है, क्योंकि न्यूट्रल एटम के पास हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स जो होते हैं बच्चों वो सेम होते हैं। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। यहाँ जरा देखो 8 होगा, क्योंकि न्यूट्रल है ना, देखो तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, बट एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए, इलेक्ट्रॉन के बदलने की वजह से चार्ज में तो परिवर्तन हुआ, चार्ज तो चेंज किया, लेकिन जब आप माइन्यूटली देखेंगे तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स थे वो ना तो जो O में है वही O- में है, वही O-2 में है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स थे जो N में है वही Na+ में है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी इस लाइन का मतलब समझ में आया होगा कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चार्ज ऑन एटम। किसी भी एटम पे जो चार्ज होता है उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितने प्रोटॉन हैं होंगे या कितने न्यूट्रॉन होंगे, उससे फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ कि कितने जो है इलेक्ट्रॉन होंगे। थोड़ा ऊपर लिखा है, देख लेता हूं, फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा, थैंक गॉड। आगे चलता हूं, कहता है मास ऑफ एटम इज इंडिपेंडेंट। कई बार ऐसा होता है यार कि अकेले शूट करता हूं, फ्रेम से बाहर हो जाता है, 2 घंटे मेहनत किया, फ्रेम से बाहर हो गया तो पूरा मज़ा खराब हो जाता है। बट कोई बात नहीं, जितनी बार गलती होगी उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है हमको। कहता है मास ऑफ एटम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चार्ज एसोसिएटेड विद द एटम। हाँ ठीक है, देखिए इसका भी मतलब वही है, चार्ज कितना भी हो, जैसे देखिए जैसे Na है, Na+ है, Mg+2 है, Al+3 है। अभी पीछे तुमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का मास में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, साथ साथ तुमने ये भी देखा कि किसी चीज पर चार्ज के लिए जिम्मेदार कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका एटॉमिक मास निकालोगे तो वो भी क्या होगा? 23 AMU, यानी P+N×AMU। इसका भी कितना होगा? 23 AMU, क्योंकि ना तो प्रोटॉन बदलेगा ना ही न्यूट्रॉन। यहाँ प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन 12 है, यहाँ पे भी प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन 12 है। तो कैसे बदल जाएगा? यहाँ पे प्रोटॉन जरा देखो 12 है और न्यूट्रॉन भी कितना है? 12 है। तो यहाँ पर एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 24 AMU। यहाँ पे भी जरा देखो प्रोटॉन कितना है? 13 और न्यूट्रॉन कितना है? 14। तो वो कितना हो जाएगा? 27 AMU। यानी चार्ज कुछ भी हो उससे मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मास होगा सोडियम का वही सोडियम प्लस का होगा, क्योंकि मास में एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। अब आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, आगे एक क्वेश्चन डिजाइन करेंगे जिसके थ्रू हम बहुत सारी बातें सीखेंगे। प्यारे बच्चों हमसे कहता है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एसोसिएटेड विद फला। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो इसको तो मैं बहुत डाइवर्स वे में बता सकता हूं, बट मैं थोड़ा कंसाइज रहता। देखो मान लीजिए आपसे कहता है कि एर्गॉन है, आपसे कहता है पोटेशियम है, आपसे कहता है फ्लोरीन है। ठीक है, इसमें आप बताओ कि इनके पास कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, याद रखना पड़ेगा। और इसका मास नंबर कितना होता है? 40, ये भी हमको याद रखना पड़ेगा। तो जब हम मास नंबर और एटॉमिक नंबर याद रखेंगे
तो फट से हमारा दिमाग एक्सेस कर जाएगा। इसके पास 18 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन की बात होगी तो 40 माइनस 18 कर दूंगा, इट इज इक्वल्स टू 22। और इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के बराबर होता है। बच्चों पोटेशियम पे आ जाएं तो इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है और मास नंबर 39, तो प्रोटॉन हो जाएगा 19 और न्यूट्रॉन हो जाएगा 39 में से माइनस कर दो 0 और ये 20 आ जाएगा। और सेम टाइम अगर कोई इलेक्ट्रॉन की बात करे तो किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा किसके बराबर होते हैं प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अगर कोई F या F माइनस की बात करे तो 9F इसका क्या होता है 19, तो प्रोटॉन हो जाएगा 9 और न्यूट्रॉन हो जाएगा P प्लस एन माइनस, भाई ये है P प्लस एन और ये है P, तो जब इसमें से इसको घटा दोगे तभी तो देखो कहीं P प्लस एन है, उसमें से P घटा दोगे तभी तो P से P फिर कट जाएगा, तभी तो N बचेगा। तो न्यूट्रॉन निकालना है, दिस माइनस दिस करना है, 19 माइनस 9 करना है, तो ये कितना आ जाएगा 10 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आगे F माइनस में चलोगे तो देखो ये मास नंबर तो वही रहेगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर -1 चार्ज है तो भी, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 9, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा इसमें भी 10। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो आया हमारा कितना, इलेक्ट्रॉन तो हमारा आया 9 के बराबर, क्योंकि किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चों वो हमेशा बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। यहाँ पर जरा देखो, इट इज नॉट न्यूट्रल हियर, -1 चार्ज इज प्रेजेंट, सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट 1 मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि 9 + 1 हो जाएगा 10। भाई -1 चार्ज आया यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो न्यूट्रल स्पीसीज होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते, न्यूट्रल स्पीसीज में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते 9, एक एक्स्ट्रा आ गया तो 10 हो गया। आगे चलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ले सकते हैं, जैसे कोई कह दे O-2, जैसे कोई कह दे हमारे पास मान लो O-2 है, N पे -3, जैसे कोई कह दे हमको मान लीजिए कि बेरिलियम +3, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कह सकता है। इसको भी ले देते हैं। देखो ऑक्सीजन के बारे में जब बात करोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16 होता है। बट यहाँ ध्यान रखें ये न्यूट्रल तो है नहीं, उसके पास -2 चार्ज भी मौजूद है। तो प्यारे बच्चों चार्ज है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। प्रोटॉन तो इसमें कितना होगा 8 ही होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा 8 ही होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि किसी भी स्पीसीज पे चार्ज कितना भी हो उससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्यारे बच्चों फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। अब इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल था तो कितने थे 8, लेकिन ये न्यूट्रल तो है नहीं, -2 है, यानी इसमें 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराए गए हैं। तो अगर एग्जैक्ट आपसे कोई पूछे कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है तो यहाँ हम 2 ऐड कर देंगे, 8 और 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसमें अगर आप चलिए तो सामान्य तरीके के अगर नाइट्रोजन को देखा जाए जो कि न्यूट्रल होता है तो 7n14 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बच्चों देखो जरा, जो हम सामान्य तौर पे जानते हैं न्यूट्रल वो ऐसा होता है, बट जो पूछ रहा है वो ऐसा है, कोई बात नहीं। चार्ज आने से बदलता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। चार्ज आने से ना प्रोटॉन बदलता है और ना न्यूट्रॉन बदलता है। तो यहां से पता लगता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 कैसे आया, दिस माइनस दिस कर दिया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होना चाहिए था जब वो न्यूट्रल होता, बट इट इज नॉट न्यूट्रल, इट हैज 3 मोर नेगेटिव चार्जेस, सो वी कैन से दैट इट हैज 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर आ जाएगा इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। आगे चलेंगे इसको भी समझ लेंगे। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 Be 9, यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रोटॉन कितना होगा 4 और न्यूट्रॉन कितना होगा 5। इलेक्ट्रॉन अगर ये न्यूट्रल होता तब तो 4 होने चाहिए थे, बट ये +3 है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। न्यूट्रल के पास 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन होता, बट इट इज नॉट न्यूट्रल, इट इज अ 3 पॉजिटिवली चार्ज, मीन्स इट हैज रिलीजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो 4 - 3 लिख करके यहाँ 1 लिख देंगे, यानी इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद द Be+3 इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1। इसे हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी बोलते हैं, और बोहर्स एटॉमिक थ्योरम और जो हम बेसिकली पढ़ते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह, मतलब नीट और जेई में, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए हम पढ़ते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो डिफाइन होता है,
डिफाइन तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए पढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात अगर सरकारों को समझ में आई तो क्या कैलकुलेट करो, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करो एक्स के पास कितने होंगे प्रोटॉन, कितने होंगे न्यूट्रॉन, कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, क्या होगा उसका एटॉमिक मास, क्या होगा उसका रिलेटिव एटॉमिक मास, और कितने होंगे उसमें न्यूक्लियॉन्स। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। तो प्यारे बच्चों जरा देखें कि अगर x+3 के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो मेरे सरकारों मैं धीरे से आगे बढ़ूंगा और x की बात करूंगा, तो जरा मुझे बताओ, क्योंकि मुझे सारा इंफॉर्मेशन किसके लिए निकालना है, x के लिए निकालना है। तो जरा बताओ, +3 है यानी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसने इट हैज रिलीजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रखा है तो अब हम आगे चलेंगे। अब बताइए अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं भाई। 1 देंगे तो इस पे कितना हो जाएगा x+2, 2 देंगे तो x+1, और 3 दे देंगे तो पूरा न्यूट्रल हो जाएगा और x हो जाएगा। तो यदि मैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करा देता हूं तो ये x बन जाएगा प्यारे बच्चों। और जब ये x बन जाएगा तो जरा बात को समझना, इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 13 इलेक्ट्रॉन। अब मैं जानता हूं कि किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी कि एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन। अब मैं जानता हूं कि दुनिया के सभी न्यूट्रल स्पीसीज के पास जितने होते हैं इलेक्ट्रॉन उतना होता है प्रोटॉन, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 13 प्रोटॉन। मैं ये भी जानता हूं कि अगर मुझे प्रोटॉन की संख्या पता लग जाए, अगर हमें किसी भी एटम के पास प्रोटॉन के नंबर पता लग जाए तो हम उसका मास नंबर बहुत इजीली जान सकते हैं मेमोरी के दम पर। हम जानते हैं कि 13 जो है वो एटॉमिक या साफ साफ दिया भी हुआ है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दी हुई है 14 दी हुई, नहीं दी होती तो भी हम जान लेते, क्योंकि एटॉमिक नंबर जैसे हमें पता लगा तुरंत हम फटाफट बाकी काम कर देते। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर 14 न्यूट्रॉन है तो आगे की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास क्या होता है P+N × AMU के बराबर होता है प्यारे बच्चों। तो 14 और 13 यानी प्रोटॉन है 13 और न्यूट्रॉन है 14, ये AMU यानी कि इट इज 27 AMU एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास पूछता तो सीधे हम सम करते हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स का सम कर देते 27, दिस इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। और न्यूक्लियॉन्स कुछ और नहीं होता, रिलेटिव एटॉमिक मास को ही न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये भी कितना हो जाता है 27, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसमें मैं अभी बहुत सारी बातें आपसे पूछने वाला हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि x+3 x और x-3 में मुझे बताओ कि इनके बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन बताओ, तो ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख लेते हैं x+3 और जो है यहाँ x लिख देते हैं, यहाँ x-3 लिख देते हैं। सबसे पहले प्रोटॉन से शुरू करते हैं। चलो थोड़ा उल्टा चाल चल देता प्रोटॉन। तो हमने देखा कि x-3 हो, यानी अगर किसी चीज पे चार्ज डेवलप होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स वेरी करते हैं, प्रोटॉन के नंबर तो वेरी करते नहीं। तो पीछे हमने देखा था कि देखो प्रोटॉन की संख्या कितनी आई थी, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एसोसिएटेड विद द एटम इज हाउ मच, इज 13। तो प्यारे बच्चों यहाँ पता लग गया प्रोटॉन कितने हैं 13, यहाँ भी कितने होंगे 13, और यहाँ पे भी कितने होंगे 13 ही होंगे। बच्चों अगर कहे आपसे न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तो साफ साफ जो है दिया हुआ है, और चार्ज आने से न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल टू वेरी द नंबर ऑफ ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन, इट कैन नॉट वेरी द नंबर ऑफ प्रोटॉन एसोसिएटेड विद एनी एटम। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 14 न्यूट्रॉन, ठीक है। अब जब हम आगे चलेंगे दूसरा देखते हैं। चलो प्रोटॉन पता लगा लिया, न्यूट्रॉन पता लगा लिया, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन पता लगाएंगे। तो देखो x के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, देखिए x के पास टोटल 13 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब हमारे पास जो स्पीसीज है वो x-3 है, तो 13 + 3 यानी इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हालांकि हाईली अनस्टेबल होगा, एल्यूमिनियम -3 में नहीं होता, बट मेरी मर्जी, मैं लिख रहा हूं आपको, इसके पीछे की मैथ समझाना चाह रहा हूं। देखो यहां चलते हैं, x तो न्यूट्रल है, तो किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज के पास जितने प्रोटॉन होंगे उतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ x+3 है, तो x+3 है, चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन्स वेरी करेंगे। तो देखो न्यूट्रल था जब तो उसके पास 13 इलेक्ट्रॉन थे, +3 हो गया तो इसके पास मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। क्वेश्चन में दिया भी है +3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं
13 इलेक्ट्रॉन। अब अगर कोई कहे बच्चों एटॉमिक मास तो क्या हो जाएगा, P प्लस एन यानी 27 AMU। और हमने देखा कि चाहे स्पीसीज न्यूट्रल हो, चाहे नेगेटिवली चार्ज्ड हो, चाहे पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, इन तीनों सिनेरियो में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स हैं वो तो वेरी कर नहीं रहे हैं, तो सीधे सबका जो एटॉमिक मास होगा इज इक्वल्स टू 27 AMU। इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 27 AMU। अगर हम बात करें किसकी, रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो वो यूनिट लेस होता है, 27 27 27 हो जाएगा। और क्या पूछ सकता है, न्यूक्लियॉन्स पूछ सकता है। तो न्यूक्लियॉन्स आप जानते रहे P प्लस एन के सम को ही न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू रिलेटिव एटॉमिक मास। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन में आपको कितना भी घुमाने की कोशिश करे, आप कभी फंसे ना, आपका कुछ नहीं कर पाएगा। आगे कहता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेंजिंग मास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास क्या है। तो देखिए, हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं प्यारे बच्चों, वो कौन है, वो इलेक्ट्रॉन है, और वो प्रोटॉन है, और वो न्यूट्रॉन है। ठीक है, मैं कुछ लैंग्वेज यूज करूंगा और उम्मीद करूंगा आप उसे ध्यान से सुनेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि प्रोटॉन का मास डबल हो गया, अगर मैं आपसे बोलूं प्रोटॉन का मास डबल हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर मान लो किसी के पास, हमारे पास मान लो 6 प्रोटॉन है और मैंने बोल दिया प्रोटॉन का मास डबल हो गया, तो अब उसका जो नया मास होगा वो 12 प्रोटॉन के बराबर होगा। अगर मैंने बोल दिया प्रोटॉन का मास 3 गुना हो गया, तो अगर किसी के पास 6 प्रोटॉन है तो अब उसका नया मास जो है वो कितना हो जाएगा, 18 प्रोटॉन के बराबर। ये अगर मैंने बोल दिया कि न्यूट्रॉन का मास आधा हो गया और किसी के पास 14 न्यूट्रॉन है, तो अब न्यूट्रॉन की वजह से जो उसका मास होगा वो 7 न्यूट्रॉन के बराबर होगा। यदि एक न्यूट्रॉन का मास आधा हो जाए तो पहले जो 14 न्यूट्रॉन थे वो एक्चुअली अब 7 न्यूट्रॉन के बराबर अपनी हैसियत रखेंगे। इसको जब मैं क्वेश्चन में आपको दूंगा तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन डिज़ाइन करना शुरू करता, जैसे मान लीजिए हमारे पास 6C12 है, यानी कि आई एम डिस्कसिंग अबाउट द कार्बन। हमारे पास मान लीजिए कार्बन मौजूद है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास कार्बन मौजूद है और कहता है कि प्रोटॉन का जो मास है वो डबल हो रहा है और न्यूट्रॉन का जो मास है वो ट्रिपल हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो आधा हो रहा है, आधा हो गया, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है न्यू एटॉमिक मास या मास नंबर, न्यू एटॉमिक मास या मास नंबर ऑफ कार्बन, और हमें पता लगाना है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। अगर बढ़ा तो कितने परसेंट बढ़ा और अगर घटा तो कितने परसेंट घटा। तो देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इसको यहां लिखेंगे ब्रेक करके 6C12, जो हमें बताता है कि इसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मैं प्रोटॉन के मास को 2 गुना कर दूं, तो अब जो 6 प्रोटॉन की हैसियत थी डबल करने के बाद वो 12 प्रोटॉन की हैसियत को रिप्रेजेंट करेगा। और कह रहा है न्यूट्रॉन के मास को 3 गुना बढ़ा देता हूं, ट्रिपल कर देता हूं, तो जो न्यूट्रॉन का मास था वो ट्रिपलिंग के बाद क्या हो जाएगा, 18 न्यूट्रॉन के बराबर अपनी हैसियत रखेगा। और बच्चों जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसे वो आधा कर दे रहा है, ठीक है। अगर वो आधा कर दे रहा है 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर अपनी हैसियत रखेगा। अब इलेक्ट्रॉन जाए तेल लेने, क्योंकि जब हम किसी चीज का मास निकालते हैं तो आपको मालूम है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होता है। हमने आपको स्टार मार के नोट कराया था कि जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, किसी भी स्पीसीज का मास निकालते समय we will not consider the mass of neutron, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी। तो देखिए जरा, यहां से हम कह सकते हैं कि इसका जो ओल्ड, यहां दिखाते हैं
ओल्ड, यानी कि जो इसका पुराना वाला मास नंबर था वो कितना था, ये एटॉमिक मास, ओल्ड एटॉमिक मास जो है प्यारे बच्चों वो कितना है 6 + 6 AMU, यानी कि इज इक्वल्स टू 12 AMU। और अगर मैं बोलूं न्यू, नया वाला, तो नया वाला जो एटॉमिक मास है वो बच्चों कितना हो जाएगा, जरा देखिए, नए वाले में 12 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन है। अरे ये तो जरा जबरदस्त हो जाएगा, 12 + 18 AMU। ओके ठीक है, ये कितना आ गया, 8 2 10 और 2 1 30 AMU के बराबर आ गया। अब ये तो क्लियर हो गया कि पहले कितना था 12 और बाद में कितना हो गया 30, यानी बढ़ा। ठीक है, तो 12 AMU से 30 AMU हो गया। तो जरा गौर पूर्वक देखना, 30 नहीं बढ़ गया, तो इसका मतलब 12 पे, ध्यान से सुनना, यहीं से सब खेल शुरू होता है। यहीं से जो मैथमेटिकली कमजोर बच्चे हैं वो बेचारे नहीं कर पाते हैं। देखो वो 30 नहीं बढ़ा है, वो 12 से बढ़ के 30 हुआ है। तो बढ़ा कितना है, 12 पे इंक्रीज कितना हुआ है, 30 - 12 कर दो तो पता लग जाएगा। यानी 12 में कितना जोड़ दे कि 30 हो जाए, तो 12 में अगर हम 18 जोड़ दे तो 30 हो जाए। 18 का इंक्रीज हुआ है, यानी कि 12 पर 18 का इंक्रीज हुआ है। तो अब परसेंटेज निकाल दो, तो 1 AMU पे कितना बढ़ेगा, अगर 12 पे 18 बढ़ा है तो 18/12, और 100 AMU पे कितना बढ़ेगा, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए 100 में पता लगाना पड़ता है ना। तो 18/12 मल्टीप्लाइड बाई 100, यहाँ से पता लग गया कि 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, और ये कितना हो जाएगा 50 और 5 तिहाई 15, 150% का इंक्रीज हुआ है। अगर कोई चीज़ 12 पे 18 बढ़ता है, यानी कि 12 से बढ़ के 30 हो जाता है, तो इसका मतलब जो परसेंटेज इंक्रीज है वो 150% का परसेंटेज इंक्रीज है। उम्मीद करता हूँ कि दिल के टुकड़ों को ये बात समझ में आई होगी मेरे बच्चे। अब आगे देख लो, मान लीजिए कि हमारे पास अगले क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास 18 एरेगॉन और 40, ये हमारे पास एक एरेगॉन एटम है, ठीक है, जिसका हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों जानते हैं। कहता है कि अगर न्यूट्रॉन के मास को डबल कर दूं, प्रोटॉन के मास को आधा कर दूं, हाफ्ड, और इलेक्ट्रॉन के मास को, अब तो समझ गए हो, इलेक्ट्रॉन को कुछ भी कर दो कुछ नहीं होता, तो बताओ चलो, इलेक्ट्रॉन के मास को मैं चल थोड़ा छेड़ता हूं, 1837 टाइम इंक्रीज कर दूं, 1837 टाइम इंक्रीज कर दूं। वाओ, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मान, ये अच्छा क्वेश्चन बना, दिमाग में आ गया ना कट से। तो देखो प्यारे बच्चों, अब जरा देखना, इसका हमसे पूछता है 2 चीज। पहला पूछता है न्यू एटॉमिक मास, और दूसरा हमसे पूछता है परसेंटेज इंक्रीज होगा या परसेंटेज डिक्रीज होगा, वो कितना होगा ये बताओ। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ पर कोई चीज अगर 12 से बढ़ के 30 हो रही तो इसका मतलब बढ़ रहा है। तो मुझे सिर्फ इतना नहीं पता लगाना है कि बढ़ रहा है, मुझे पता लगाना है कितना बढ़ रहा है। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, जरा देखिए, हमसे इस क्वेश्चन को तोड़ने को कह रहा है तो तोड़ दूंगा। 18 एरेगॉन बनाए ही मैंने है तो तोड़ने में क्या दिक्कत है। 14 देखो, प्रोटॉन कितने हैं 18, न्यूट्रॉन कितने हैं 22, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है प्यारे बच्चों वो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो चलो शुरू करता हूं। देखो प्यारे बच्चे, कहता है प्रोटॉन के मास को हाफ्ड, आधा कर देता है। तो भाई था 18 प्रोटॉन, अगर हर प्रोटॉन का मास आधा हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि 18 प्रोटॉन की हैसियत किसके बराबर बचेगी प्यारे बच्चों, 9 प्रोटॉन के बराबर बचेगी। भाई अगर आधा कर दिए, जैसे 100 रुपया था आधा कर दिए, तब उस रुपए की हैसियत कितनी होती, 50 रुपए के बराबर। 18 प्रोटॉन था, हर प्रोटॉन का मास जितना है उसका आधा कर दे रहा हूं। जब जितना है उसका आधा कर दूंगा तो 18 प्रोटॉन 9 प्रोटॉन के बराबर कंट्रीब्यूट करेगा। 22 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास डबल कर रहा है, तो 22 जब इसको मैं डबल करूंगा तो ये 44 न्यूट्रॉन के बराबर अपनी हैसियत रखेगा। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरे पॉइंट में हमसे कहता है
कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 1837 टाइम से इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो चलो 1837 टाइम से इंक्रीज कर देंगे। तो जैसे ही किसी पीछे समझाया था बाबा, इसको ध्यान से देखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू ये 1800, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1837 आया था। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन के मास को 1837 से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में प्यारे बच्चों, ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं और आगे देखते हैं। जैसे ही इसको हम 1837 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन जो पहले कुछ नहीं था, अब वो किसके बराबर हो जाएगा, 18 प्रोटॉन के बराबर अपनी हैसियत रखेगा। याद रख लेना, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन में अगर 1837 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका मास प्रोटॉन के मास के एग्जैक्टली बराबर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब इसका जो ओल्ड यहां देख लेते हैं, चलो ओल्ड एटॉमिक मास, और यहां पे लिख देंगे न्यू एटॉमिक मास। एक सेकंड चेक कर देता हूं, राइट हैंड फ्रेम में है कि नहीं भैया, है, थैंक गॉड। ठीक है ना, हाँ ओके प्यारे सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ओल्ड एटॉमिक मास कितना है निकाल डालो, दिया हुआ है 40। न्यू कितना हो जाएगा, प्रोटॉन कितना 9, न्यूट्रॉन कितना न्यूट्रॉन कितना 44, इलेक्ट्रॉन कितना, इस बार इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उसके मास को क्या करें, नेग्लेक्ट कर दें, अब उसे हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना हमारे पास है 18, तो नया मास बन के हो गया 44, 6 50, 3 53, 10 63, और 63 में 7 जोड़ा 70 71, 71 के बराबर हो गया, 71 AMU। ठीक है, पहले कितना था 40 AMU। अब ये तो क्लियर हो गया कि इंक्रीज हो रहा है, बट सिर्फ इतना जानने से काम नहीं बनेगा। मैंने क्वेश्चन में कई चीजें पूछी हैं। न्यू एटॉमिक मास, तो न्यू एटॉमिक मास कितना हो गया बच्चों, 71 AMU हो गया। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, इट इज 71 AMU। बट वो सिर्फ ये नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज बताओ। तो ये चीज सीख लो, यहां ये मैथ है प्यारे बच्चों। बेस वैल्यू कितनी थी, यानी कि इसकी एक्चुअल जो हैसियत थी वो 40 AMU की थी, बढ़ करके कितनी हो गई, बढ़ करके वो 71 AMU हो गई। तो अब जरा देखो, अब हम परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए इस वैल्यू पे कितना बढ़ा ये पता लगाएंगे। तो टोटल कितना बढ़ा, देखो ये बढ़ करके हुआ है, इतना बढ़ा नहीं है, 40 तो पहले भी था ना। तो सबसे पहले हम इंक्रीज पता लगाएंगे, 40 AMU पे इंक्रीज हुआ, दिस माइनस दिस कर दो, तो 31 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब परसेंटेज हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, तो 1 AMU पे कितना इंक्रीज होगा 31 अपॉन 40 AMU। तो 100 AMU पे कितना होगा, चाहे तो AMU से AMU कैंसिल कर दो लोग, तो 100 पे कितना होगा, या नहीं तुम्हारी इच्छा, चाहो तो रखे रहो, 31 अपॉन 40 इंटू 100 AMU, इतने का इंक्रीज होगा। ये इससे कट गया और ये कितना हो गया 2.5। अब ये 25 1 के 25 के 5 हाथ और 2, 25 3 75 और 75 2 77, डेसिमल लगा दिए, 77.5% का इंक्रीज हुआ। मीन्स कि अगर हम किसी एर्गॉन में न्यूट्रॉन के मास को डबल कर दें, प्रोटॉन के मास को आधा कर दें, इलेक्ट्रॉन के मास को 1837 टाइम से इंक्रीज कर दें, तो उसका जो मास है बच्चों वो 77.5% बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी बातों का जवाब आप तक पहुंचा होगा। एक क्वेश्चन और कर देता हूं प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए नाइट्रोजन है, इट इज 7N14। ठीक है, अब बच्चों कहता है हमसे कि इस नाइट्रोजन में अगर हम क्या करें, प्रोटॉन के मास को 3/4 कर दें, न्यूट्रॉन के मास को 1/4 कर दें और
इलेक्ट्रॉन के मास को 1837 टाइम से इंक्रीज कर दें, तो हमें वही दोनों बातें निकालनी है। हमें पता लगाना है कि नाइट्रोजन का न्यू एटॉमिक मास क्या होगा, साथ साथ हमें पता लगाना है परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा। तो ये बहुत ही आसान है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, इसके पास मैंने सबसे पहले प्रोटॉन लिख दिया। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 7। वी ऑल्सो नो दैट इन एनी न्यूट्रल स्पीसीज जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और वो कितना हो गया 7। साथ ही साथ प्यारे बच्चों अगर हम आगे चलें और बात करें किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है इसके पास, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो 7 ही न्यूट्रॉन है। अब कंडीशन को फुलफिल करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसमें हमसे कहता है प्रोटॉन 3/4 हो जाता है, ठीक है, तो 3/4 कर दीजिए भाई, 3/4 कर देंगे तो 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 पंचे 20.1, 4 दूनी 8 और 4 या 5.25 प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर 1/4 करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन का तो 1837 है, तो अब इसको तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में 1837 गुना कम होता है। हम कह सकते हैं कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम लेसर देन द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर हम 1837 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा किसके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के। फिर जिस इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लेक्ट करते थे उसे अब हम छोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि अब ये जैसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन या 7 न्यूट्रॉन के बराबर मास को क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब यहां थोड़ी नेग्लेक्ट कर देंगे। अब यहां जरा देखिए न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन कितना है 7 और उसको क्या कर रहा है 1/4, ठीक है, तो 1/4 कर दीजिए। 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/4, यानी कि 4 1 के 4 3 7, 4 7 28, 2 20 और 4 पंचे 20, 1.75। चलो अब हम यहां लिख देते हैं, चलो ओल्ड एटॉमिक मास, और यहां क्या लिख देंगे न्यू एटॉमिक मास, ठीक है। ओल्ड एटॉमिक मास अगर देखो बच्चों तो कितना है बताओ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर है, ठीक है, यानी कि 7 और 7 कितना 14 AMU। बट जब हम बात करेंगे किसकी, न्यू एटॉमिक मास की, तो न्यू एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, देखो 5.25 प्लस 1.75 और प्लस 7 इलेक्ट्रॉन, यानी 7 प्रोटॉन बोलूं या 7 इलेक्ट्रॉन बोल दूं, ये हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मास सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की भी वजह से होगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन 1837 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद खुद को प्रोटॉन के मास के बराबर कर लेगा। तो यहाँ से जरा देखो 5 1 6 हो गया और ये 7 हो गया और ये 7, यानी कि 14 AMU के बराबर हो जाएगा। वाओ, ये तो कुछ भी नहीं बढ़ा यार, ठीक है। इसका मतलब प्यारे बच्चों कि जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो ओल्ड भी कितना है 14 और न्यू भी कितना है 14। और अगर कोई कहे परसेंटेज इंक्रीज 0 परसेंटेज डिक्रीज 0, तो जो ओल्ड होगा वही न्यू होगा। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि इन सब बातों को आप समझ पाए होंगे। ये एक बेसिक सी चीज़ है जो हमें केमिस्ट्री में फेस करनी पड़ती है, और थोड़ा सा मैथमेटिक्स रहता है और थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं तो जो बच्चों को थोड़ा समस्या प्रदान करती हैं। और अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद होता है तो देखिए मेरे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनके बदौलत मैं आपको, जैसे पीछे आपने बोला, मान लो सपोज करो कि आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद है, तो एटॉमिक नंबर को याद करना कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, बहुत आसानी से सबका एटॉमिक नंबर याद किया जा सकता है। स्टॉप वॉच लगा लो, देख लो, और मैं भड़बड़ आपको समझा देता हूँ। देखो ये एक चीज़ याद रखो हमेशा, क्या कि 2 8 18 18 32 ये है बच्चों हमारा मैजिक नंबर। इससे हम पूरे पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि आप ग्रुप 1 का निकाल दो, तो जरा देखो ग्रुप 1 में कौन है, हलीना, करे,
रब से फरियाद। अगर आपको सबका एटॉमिक नंबर चाहिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये देखो धड़धड़ा देता हूँ, यहाँ 1 है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 में 8 जोड़ोगे 11, 11 में 8 जोड़ोगे 19, और 19 में 18 जोड़ोगे तो 18 18 36 1 37, और इसमें जोड़ोगे तो 8 7 15 55, और इसमें 32 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 87। लो, यानी कि 1 जो है वो एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, 3 जो है वो किसका है लिथियम का, 11 का 11 Na का, और 19 पोटेशियम का, 37 रुबिडियम का, एंड सो ऑन। ऐसे हम पूरे पीरियोडिक टेबल में चल सकते हैं। जैसे मान लो तुम ग्रुप 2 में गए तो बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी, इधर देख लो आप फटाफट, कोई भी बात नहीं, वैसे मैंने इसे पढ़ा रखा है, बस दोबारा बता देता हूँ। चलो, बेरिलियम, अगर किसी को एटॉमिक नंबर लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है तो 30 तक तो याद करो, बाकी मेरे ट्रिक से निकाल देना, क्या दिक्कत है। अब देखो इसमें टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो तुरंत सामने से एक छोड़ दो, सामने से छोड़ दे, चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने एलिमेंट थे उससे एक ये कम है, तो एक कम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इसमें क्या डिफरेंस चलेगा, 8, 18, 18 और 2, 8, 8, हाँ 2 बार है ना, यहाँ 2 बार लिखना पड़ेगा, ये 8 और यहाँ पे 8, 18, 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, जोड़ दाड़ो भड़बड़ा के। तो जो है अगर हम लोग यहाँ चलते हैं और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसका 4 होता है, 8 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, इसमें 8 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे 38 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे इसको तो 56 हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये 88 हो जाएगा। यानी कि 4 बेरिलियम का, 12 मैग्नीशियम का और 20 कैल्शियम का, एंड सो ऑन, ये सब उसका एटॉमिक नंबर है। आप कहें नहीं सर मुझे पी ब्लॉक भी बता दीजिए, तो ये दो पी ब्लॉक में क्या होता है, बाबा, अली, गया, इंडिया, थैला लेकर, और कहे, शिव जी, सुने, पार्वती, और क्या हो जाएगा, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, और क्या हो जाएगा, OS, सीमा तेरा, फ़ोन नंबर, और क्या हो जाएगा, फिर कल, बाहर आई, आरती, और क्या हो जाएगा पी ब्लॉक में, हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहें। मैंने ऐसे लिखा है हॉरिजॉन्टल, जबकि पीरियोडिक टेबल में कैसा होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी पीरियड नहीं है, ये कॉलम है। तो देखो जरा देखो 1 2 3 4 5, इसमें कितने थे 1 2 3 4 5 6, तो फिर देखो एक कम हो गया तो एक और छोड़ दो, एक और छोड़ दो सामने से, ये देखो तो क्या बचा 8, 18, 18, 32, सब में वही चलेगा, इसमें वही चलेगा, 8, 18, 18, 32, इसमें वही चलेगा, सब में वही चलेगा। तो 2 का बता देता हूँ, बाकी खुद कर लेना। अब देखो बोरॉन का तो तुम्हें मालूम ही होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन का 5 6 7 8 9, तो जब 5 में 8 जोड़ोगे तो 13, 13 में 18 जोड़ोगे तो 31, 31 में 18 जोड़ोगे तो 8 1 9 49, और इसमें 32 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 9 2 11, और 4 3 7 1 8। ऐसे हम सबका निकाल सकते हैं। इस पे मैंने वीडियो भी डाल रखा है, तो मैं तो ऐसे ही नॉर्मली आपको बता रहा था कि इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जो भी छोटी मोटी बातें थी वो आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।